अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आलू बुखारा से सूखा मेवा बनाने पर जानकारी। धान की श्री तकनीक द्वारा रोपाई। गेंदा फूल की नर्सरी तैयारी पर विस्तार पूर्वक जानकारी। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा कि यह धान की एसआरआई नर्सरी विधि तैयारी किस तरह से होती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको बता रहे हैं धान की एसआरआई विधि द्वारा रोपाई के बारे में। तो आइए देखते हैं इस विषय पर विस्तृत जानकारी कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। तो एक चीज हम यहाँ बताना चाहेंगे आपको कि यदि आपने एसआरआई पद्धति की खेती करने के लिए यदि आपने नर्सरी तैयार कर लिया है तो फिर अब उसको मेन खेत जो आपका मुख्य खेत है उस खेत की तैयारी आप कैसे करें, पौधरोपण आप कैसे करें और क्या क्या सावधानियां हैं, इस पे हम आपको यहाँ विस्तृत में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम आपको बता दें कि एसआरआई में कभी भी पानी का जल जमाव वाले खेत में आपको नहीं करना। वैसे खेत का आप सिलेक्शन करें, चुनाव करें जहां पर कि क्या हो कि पानी रुकता न हो। हम अगर मचाएं, ट्रैक्टर अगर डालें तो उससे कीचड़ भर बढ़िया से मच जाए और मचा करके उस खेत को हम समतल बना लें। तो उससे पहले एक चीज होती है, कम से कम 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर जो मैंने आपको बताया, ये पूरी खाद आपकी अच्छी तरह से पूरी तरह से खेत में फैला करके और उसके बाद ही मचुआ आप करेंगे। पडिंग करने के बाद जब अंतिम पाटा आप लगाते हैं उससे पहले तो 1 हेक्टेयर में डीएपी करीब 120 किलो और एमओपी का जो पोटाश का जो डोज होता है वो होता है 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। तो कम से कम मान के चलिए 1 हेक्टेयर में वो 50 किलो वो भी लग जाएगा आपका। और 25 किलो जिंक सल्फेट ये आपका लगता है। अब दूसरा काम ये हो जाता है कि हम बच जाता है नाइट्रोजन। अब हम नाइट्रोजन को कैसे प्रयोग कराएं? तो नाइट्रोजन को आपको हम बता दें कि नाइट्रोजन जिस पानी में आपने ट्रांसप्लांटिंग किया है तो सूखता है करीब 7 से लेकर 8 दिन बाद। तो 8 से लेकर 9वें दिन आप मान के चलिए कि हम बोलते हैं अगर 1 हेक्टेयर आपका एरिया है तो 1 हेक्टेयर में करीब 50 से लेकर 60 किलो करीब अब पहला जो पड़ना चाहिए इतना पड़ता है वो यूरिया का। 50 से लेकर 60 किलो यूरिया 1 हेक्टेयर में आप बुरखवा दें। दूसरा जो होता है हमारा, इसकी थोड़ी सी जब पौधा हमारा करीब 30 से लेकर 32 दिन का हो जाए उस अवस्था में करते हैं। तीसरा हो जाता है 45 से लेकर 50 दिन पर। और चौथा जो अंतिम डोज हम आपको करते हैं वो होता है आपका गभोट की अवस्था में। तो गभोट की अवस्था में भी कम से कम आप मान के चलें कि करीब 20 किलो पर एकड़ या 20 से लेकर 25 किलो पर एकड़ का आपको गभोट की अवस्था में भी देना है। मचा देने के बाद खेत को देख लीजिए आप कि पूरा का पूरा आपका खेत एकदम तरह से समतल हो, मतलब उसमें पानी कहीं भी किनारे भी पानी ना लगा हो, सिर्फ और सिर्फ कीचड़ मचा हुआ, ऐसी अवस्था में का खेत आपका होना चाहिए। पौधों को डिस्टेंस जो मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है रस्सी का।
जिससे हम एक खूंटी इस टाइम एक इस ओर और एक खूंटी उस ओर गाड़ के और फिर 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम नई नई खूंटियां बदलते चले जाएं और उनका निशान मेरे खेत में पड़ता चला जाए। एक तो ये है तरीका। दूसरा तरीका ये होता है मार्कर सिस्टम। अब लोहे के बने बनाए सिस्टम होते हैं जालीनुमा, जो कि 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पे वो खुद ही फिट होते हैं और हम उनको एक खेत में खींचते चले जाते हैं। आड़ा और सीधा ये दोनों तरह में बने रहते हैं उसमें, और वे एक एक क्या करते हैं कि पूरे 25-25 सेंटीमीटर की दूरी लंबाई में और 25-25 सेंटीमीटर की दूरी चौड़ाई में ये काटते चले जाते हैं और निशान बनता चला जाता है। ये तो ये सबसे सरल तरीका होता है। यदि हम मार्कर सिस्टम का प्रयोग करें तो इसमें बहुत सारे मैंडेज या आदमियों की बचत हो जाती है। तो ये आप अपने से भी बनवा सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो इसकी सप्लाई भी करते हैं, आप वहां से ले सकते हैं। तो पौध का रोपण करने के लिए आप जो आपने अभी छाया में भंडारण किया हुआ है नर्सरी को, उस नर्सरी को आप मिट्टी सहित उठा लें। उठा लेने के बाद जो भी रोपण करने जा रहा हो उससे आप हमेशा ध्यान से एक चीज बता दें कि जब भी वो मिट्टी में से पौधे को निकाले तब उसकी जड़ें तथा जो उसमें बीज लगा हुआ है, जो धान लगा हुआ है, जिसपे पौधा उगा है, जिससे वो कभी टूटे न। तो ध्यान से यदि आप लगा करके मतलब अगर निकालें, उससे निकाल लेंगे तो देखेंगे कि धान अगर नहीं टूट रहा है तो ये सबसे बेस्ट तरीका आपका है। और उसको धीरे से उतनी ही गहराई में गाड़ें, लगाएं जमीन में, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ उसकी जड़ें भर भीतर घुस जाएं और धान ऊपर खड़ा रहे। मतलब जिस तरह से नर्सरी में जैसा था वैसी स्थिति में ही आप यहाँ भी मार्किंग का सिस्टम जो 25 बाई 25 है उसमें आप लगाते चले जाएं। इस तरह से यदि आप लगाते चले जाएंगे तो हम आपको बता दें कि करीब तीसरे दिन ही वो पौधा उठ के चलना शुरू कर देता है। कि जिस दिन आपको लगे कि अब ये क्या हो, जमीन सूख गया है, तो जमीन ज्यों ही सूखता है त्यों ही क्या होते हैं कि खरपतवार उगना शुरू कर देते हैं। ये तो खरपतवार जब लगे आपको उगना शुरू कर दे रहे हैं तो आप चाहे कोना वीडर हो, चाहे आपका हो हैंड हो जिसे बोलते हैं आप, इन दोनों को आप उनके बीच में आसानी से चला सकते हैं। और आसानी से चला इसलिए सकते हैं कि उन्हें 25 से 25 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन है। तो इसको आप खेत में चलाते रहें। पहला तो कम से कम 10 से लेकर 12 दिन बाद, जब पहले खेत आपका सूख जाता है, नए घास निकलते हैं तब। दूसरा जो हम चलाते हैं वो चलाते हैं 30 से लेकर 35 दिन बाद, जब थोड़ा और बड़े से अगर कचरे अगर निकलते हैं तो वो निकल जाते हैं, पानी खेत में रहता है। तो एक लाभ पौधे को ये भी मिलता है कि जितने भी हम कुना वीडर या मान के अगर हैंड हो यदि चलाते हैं तो वो जो भी कचरे होते हैं उसी में सड़ते चले जाते हैं, जिनसे पौधों को हरी खाद भी मिलती है। ये ऐसे किसान जिनके पास कम खेती है या जिनके पास ज्यादा खेती है, ये दोनों लोग कर सकते हैं। कम खेती वालों के लिए ज्यादा सुटेबल है, जिनके पास खेत कम है, क्योंकि कम एरिया में उनको ज्यादा प्रोडक्शन लेना होता है, उनके लिए जबरदस्त अच्छा टेक्नोलॉजी है। और ज्यादा खेत वाले हैं, यदि अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी ज्यादा यदि बढ़ाना चाहते हो तो SRI से बढ़िया विकल्प मेरे समझ से कोई नहीं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फलोत्पादन के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने पलम के बाग लगा रखे हैं, जिसे हम आलू बुखारा के नाम से भी जानते हैं, इस समय इन बागों में फल लगे हुए हैं, लेकिन ये जल्द ही खराब होने वाला फल है।
अगर आप इसके नुकसान से बचना चाहते हैं तो वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर सूखे मेवे के रूप में इसे बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कैसे बनाएं इसके सूखे मेवे? जानकारी के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर यशवंत राव परमार, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन खाद्य विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीषा कौशल से। आज जो हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं वो है प्लम का प्रसंस्करण। जैसे कि हमारे किसान भाई बहन जानते हैं, प्लम बहुत जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो इसमें आर्द्रता है, वो ज्यादा होती है। तो इसका एक ही तरीका है इसको लंबे समय तक रखने के लिए, वो है इसकी प्रोसेसिंग, यानी कि इसका प्रसंस्करण। एक जो नई टेक्नोलॉजी पे जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, क्योंकि वो एक तो फलों को जो है वो लंबे समय तक रखा जा सकता है, प्लस ये उनके लिए एक इनकम का सोर्स भी हो सकता है। ये काम किस तरीके से किया जाए उसके बारे में मैं आपको आज पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब प्लम पकता है, जब प्लम आता है तो पूरा पका हुआ प्लम नहीं लेंगे, अधपका प्लम लेंगे, जो पूरी तरह पका भी ना हो और वो कच्चा भी ना हो, उसको हम लेंगे और उसको हम भली भांति पहले हम उसको धो लेंगे। उसके बाद हम इसकी लाइव पीलिंग करेंगे। लाइव पीलिंग का मतलब है कि हम कास्टिक सोडा में NaOH में हम इसकी स्किन को खोलेंगे, फाड़ेंगे। तो क्या करेंगे, 1 लीटर में 5 ग्राम NaOH डालेंगे और उसमें हम 30 सेकंड के लिए इन धुले हुए प्लमों को मलमल की चुन्नी में डालें और वो चुन्नी जो है वो हम खौलते हुए NaOH वाले पानी में डालेंगे 30 सेकंड के लिए। और 30 सेकंड होने के इमीडिएटली बाद हम इस पोटली को ठंडे पानी में डाल देंगे। और अगर इसमें लाई ना रह जाए, उसका हमें आशंका भी ना हो, तो उस पोटली को हम फिर सिट्रिक एसिड वाले पानी से भी एक बार धो देंगे, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड है वो लाई को, NaOH को निकाल देता है। तो इसका मतलब है हम 2-3 पानी की उसमें शिफ्ट्स में इस फ्रूट को धो देंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि अब इसमें हम चीनी का उपचार कैसे करें। तो इन धुले हुए फलों को हम एक ट्रे में रखेंगे ताकि इनका जो पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो निकल जाए। फिर हम चीनी की लेयरिंग करेंगे, मतलब नीचे एक लेयर चीनी, उसके ऊपर ब्रांचिंग हुए फल, फिर चीनी की लेयर, फिर फलों की लेयर। ऐसे करते करते हम चीनी और फलों की लेयर बना लेंगे और इसको हम रात भर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में रख देंगे। लेकिन याद रहे कि जिस बर्तन में हमने ये रखा है उसके ऊपर हमने कपड़ा बांधा हुआ है ताकि उसके अंदर कोई बाहर से कोई धूल मिट्टी ना जाए। उसके बाद अगले दिन हम जब देखते हैं तो क्या होगा कि जो चीनी है, जो सूखी चीनी है, उसकी चाशनी तैयार हो चुकी है। मतलब फलों से जो पानी है वो बाहर आ गया है और कुछ हद तक चीनी जो है वो इन फलों में चली गई है। उसके बाद हम उस बर्तन से, उस कंटेनर से उन फलों को बाहर निकालेंगे और उस चीनी वाली चाशनी को फिर से एक बार गर्म करेंगे 70 डिग्री ब्रिक्स तक। मतलब कि ज्यादातर वो एक तार की आपकी चाशनी तैयार हो जाती है। तो हम उसको गर्म करेंगे और ठंडा होने पे उन फलों को वापस इसी चाशनी में डाल देंगे। इस बर्तन को भी हम 1 दिन के लिए ऐसे ही रखेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है कि जो फलों का जो पानी है, जो फलों का जो मॉइस्चर है, जो उनकी आर्द्रता है, वो बाहर आ जाएगी और जो चाशनी है वो इन फलों में चली जाएगी, ताकि जितना कम मॉइस्चर फलों में होगा उतनी ज्यादा उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इस सूखे हुए प्लम को हम डिहाइड्रेटर में डालेंगे। टेम्परेचर है वो 55 डिग्री ब्रिक्स के आसपास होगा। वहां डालने के बाद 4-5 घंटे उसमें रखने के बाद हमें लग जाएगा पता कि उसमें श्रिंकेज आ गई है, मतलब जो प्लम है वो थोड़े से सिकुड़ने लग पड़े हैं। उस टाइम हम इनकी कोरिंग कर देंगे। कोरिंग का मतलब है इनका बीज निकालना। तो एक कोरर मार्केट में मिलते हैं, प्लम की कोरिंग के लिए भी उनको इस्तेमाल करेंगे। उस कोरर से हम प्लम का बीज निकाल देंगे और उस बीज को निकालने के उपरांत जो बिना बीज वाले प्लम है, हम उनको फिर से जो हमारी बची हुई चाशनी है उसमें हम
4-5 घंटे के लिए डिप दे देंगे, ताकि अंदर से जो गुठली निकली है उस वाले हिस्से में भी हमारी थोड़ी सी चीनी चली जाए और जो हमारी खटास है वो प्लम की वो कम हो जाए। तो उसमें डालने के बाद हम इसको 4-5 घंटे उस चाशनी में डालने के बाद हम इनको बाहर निकालेंगे और फिर हम इनको ड्रेन करेंगे। जैसे हमने ट्रेस पे पहले रखा है वैसे ही हम इनको चाशनी से बाहर निकाल के ट्रे में रखेंगे, ताकि नीचे से इसकी एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो निकल जाए। उन ट्रेस को फिर हम डिहाइड्रेटर में रखेंगे और ये हमने तब तक ड्राई करने हैं जब तक इनकी आर्द्रता, इनका मॉइस्चर 12 से 14% ना रह जाए। अब ऐसा करने से जो किसान भाई हैं वो ना केवल अपने फलों की अवधि को लंबा कर सकते हैं, पर इन फलों को बेचकर अपने लिए आमदनी का एक नया स्रोत भी बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हम कैसे प्लम के फल से सूखे मेवे तैयार कर सकते हैं। वहीं इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज डॉक्टर देवीना वैद का संदेश आप सभी किसान भाइयों के लिए। जो प्लम फल है, जैसे कि किसानों को विदित ही है कि ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है और मुझे लगता है कि यदि रास्ते जैसे हमारे खराब हो जाएं तो कई बार ये ट्रक में ही सड़ जाता है। तो उससे निजात पाने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग ने, ये डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग में हमने इसके पारसीकरण द्वारा सुखा करके सूखे मेवे के रूप में इसका इस्तेमाल करने की विधि को निजात किया है। मैं अपने किसान और बागवान भाई बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी तकनीक है, यदि वो अपनाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका प्लम सूखे मेवे के रूप में बाज़ार में उतरे, तो इसके बारे में अगर वो ट्रेनिंग हमारे से चाहते हैं तो वो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी में जो हमारा निदेशालय है, शिक्षा विस्तार निदेशालय, उनके निदेशक को पत्र व्यवहार द्वारा लिख करके इसमें ट्रेनिंग के लिए अगर वो है, जागरूकता चाहते हैं, इसमें विभाग उनका पूरा सहयोग करेगा। आजकल बाजार में फूलों की बढ़ती मांग के कारण किसान भाइयों का रुझान इसकी खेती की ओर बढ़ा है। तो जो किसान भाई इस समय में गेंदे फूल की खेती करना चाहते हैं, उन्हें अभी से ही इसकी नर्सरी तैयार करनी होगी और इसकी नर्सरी से अच्छा पौध प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. राय। मौसम शुरू होने वाला है और बरसात के मौसम में जो आमतौर पे फूल के पौधे लगाए जाते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले खेत की तैयारी की जाए। और तैयारी से मेरा मतलब है कि पहले खेत की जुताई करके उसमें जो भी स्टबल्स हैं, घास हैं, कंकड़ हैं, इनको निकाल दिया जाए, मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाए। और जो बेड तैयार करते हैं उसकी साइज़ होती है 1 मीटर चौड़ाई और लंबाई 2 मीटर या 3 मीटर रखी जा सकती है। और ऐसा बेड बनाने से सुविधाजनक होता है। और 2 बेड अगर साथ बनाना है तो दोनों में 50 से 60 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ताकि बेड के दोनों तरफ से काम किया जा सके। तो इस साइज़ का बेड बनावें। और बेड बनाने के लिए पहले खेत की सफाई कर लें। सफाई करने के उपरांत और जब जुताई या कुड़ाई कर रहे हैं उसी समय 10 किलो सड़ी गोबर की खाद, 10 ग्राम नाइट्रोजन की खाद, 10 ग्राम फास्फोरस की खाद और 10 ग्राम पोटास की खाद, ये सब मिला दें। और ये मात्रा जो है 1 मीटर गुणे 1 मीटर मतलब 1 स्क्वायर मीटर के बेड के लिए है। और इतना मिलाने के उपरांत मिट्टी को समतल कर लें और समतल करने के बाद इसे अगर चाहें तो भिंगा लें, हल्की सिंचाई दे दें ताकि मिट्टी में नमी आ जाए। और फिर बराबर कर लें और बराबर करने के बाद फिर बिछड़े की रुपाई करें। उन्नत प्रजातियों पर नजर डालें तो गेंदे की प्रजातियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अफ्रीकन प्रजातियां। इस किस्म के पौधे 1 मीटर लंबे होते हैं, फूल का आकार बड़ा होता है और कुछ किस्में ऐसी भी होती हैं जिनके पौधों की ऊंचाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, परंतु फूल बड़े आकार के होते हैं तथा कुछ किस्में सिंगल टाइप के पुष्प देने वाली होती है। अफ्रीकन वर्ग में आने वाली कुछ प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं। दूसरा वर्ग है फ्रेंच किस्में। इसके पौधे छोटे होते हैं, कई रंग के पुष्प आते हैं
इस वर्ग में आने वाली प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं। और बिछड़े की रुपाई के लिए ज़रूरी है कि पहले बिछड़ों को उपचारित कर लें किसी फंजीसाइड से। उपयुक्त होता है कि कार्बेंडाजिम नाम की एक दवा आती है, उसका 2 ग्राम 1 किलो मात्रा के लिए ज़रूरी होता है, तो उसको लें और उससे उपचारित कर लें पहले। और आजकल फूलों के बीज चूँकि हाइब्रिड होते हैं और काफ़ी महंगे आते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि अगर आप बेड को फॉर्मेलिन से उपचारित कर दें। और फॉर्मेलिन से उपचारित करने के लिए ये है प्रक्रिया कि 2% फॉर्मेलिन से बेड की मिट्टी भिगा दी जाती है और भिगाने के उपरांत उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं। पॉलीथीन से करीब करीब 2 दिन 48 घंटे तक ढकना चाहिए। और ढकने के उपरांत ये फिर खुला छोड़ते हैं बेड को, ताकि फॉर्मेलिन का जो गंध है वो पूरी तरह से निकल जाए। और निकलने के उपरांत ही बुआई करते हैं। फॉर्मेलिन का गंध अगर उसमें बेड से मिट्टी से आती रहेगी तो हो सकता है कि जर्मिनेशन या अंकुरन में प्रभाव डाले, बुरा प्रभाव डाले। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप 2 दिन या हो सके तो 3 दिन तक खुला छोड़ें, ताकि फॉर्मेलिन का गंध पूरी तरह से बेड से निकल जाए और तब बिछड़ों की रुपाई करें। और रुपाई करने के उपरांत पुनः सिंचाई से, फव्वारे से हल्की सिंचाई देते हैं ताकि मिट्टी नम हो जाए। और उसके बाद अगर निकलने के उपरांत यदि बेड में आप देखते हैं कि कोई घास निकलता है तो उसको निकोनी करके निकाल देते हैं, तुरंत निकालते हैं ताकि वो विकसित ना होने पाए। और बेड को बिल्कुल साफ़ रखा जाता है ताकि बिछड़े जो हैं वो स्वस्थ रहें। और सिंचाई के प्रति थोड़ा सजग रखें। यदि इस बीच कोई भारी वर्षा होती है और पानी जम जाता है बेड के आसपास या बेड के भीतर, तो उसको निकालना ज़रूरी है। और ये बेड बनाते समय भी ध्यान रखें कि बेड थोड़ा ऊंचा रहे ताकि आसानी से वर्षा का पानी निकले। ध्यान रखना चाहिए कि पौधे जब निकालें तो जड़ें उनकी कम से कम टूटें। और पौधे को जहाँ से नर्सरी बेड से जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ तक अगर ले जाना है, सावधानीपूर्वक ले जाते हैं ताकि वो उनमें कोई वो सूखे ना या उनमें किसी तरह की नुकसान, उनको क्षति ना पहुँचे। और फिर वहाँ ले जा करके उनको प्रतिस्थापित करते हैं, रोकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। मैं आप लोगों को, जैसे आजकल ग्रीष्मकालीन समय है तो इसमें कुछ किसान भाई नर्सरी का अपना लगाना चाहते हैं, जो गर्मी बैंगन, मिर्च और टमाटर की फसल बोना चाहते हैं। उनके लिए नर्सरी लगाने का समय आने वाला है। जून से सितंबर तक वो अपने नर्सरी उगा सकते हैं और शरदकालीन फसलें हैं। जैसे कि हमें पता कि हम नर्सरी के लिए प्रॉपर जो बेड बनाते हैं वो 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, जबकि उसकी लंबाई आवश्यकता अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। और नमी के लिए आप किनारे नालियां जरूर बना लें, जिससे कि दोनों साइड अगर इरिगेशन करें तो प्रॉपर मॉइस्चर उसमें मेंटेन रहे।
जिससे कि अंकुरण आपका अच्छा हो। प्रजातियों की बात है तो प्रजातियों मटर के केस में हम पूसा नवीन है, पूसा अविनाश हाइब्रिड है, नवीन हाइब्रिड है और पूसा के अंगूर लता, इस तरीके की प्रजाति हम लगा सकते हैं। जबकि आजकल जो मोटे हाइब्रिड्स कई सारे आ गए हैं, अच्छी प्रयोग कर सकते हैं और वो सीड पैकेट किसानों की सुविधा के लिए आप डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं अपनी कंपनी से, जिससे कि रिटेल का प्राइस आपका बच सके। और बैंगन में जैसे है, बैंगन में जामनी वैरायटी है और पंजाब की वैरायटी है, पंजाब जामनी है, पंजाब वंडर है, पूसा पर्पल लौंग है, पंत ऋतुराज है, पंत सम्राट है। इस तरीके से आप खेती कर सकते हैं। अच्छे केस में पूसा ज्वाला और पंत सीवन प्रजाति काफ़ी पॉपुलर है। इसका जो मिर्च का सीड होता है वो बहुत ही तेज होता है, तो किसान भाई इसे लगा के अच्छा। और साथ ही ये तीनों इस तरीके की क्रॉप हैं जिनमें कि बीज बहुत हल्के होते हैं, टमाटर भी मिर्च भी। तो इनके लिए जो बीज की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 200 से 500 ग्राम है प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए। हल्का होता है बीज तो थोड़ा सा बालू हम मिला देते हैं, जिससे कि हमारी क्रॉप है उसकी डेंसिटी कम हो जाए और हमारी जो फसल है, जो बीज का अंकुरण है वो भी अच्छा हो जाए। और क्योंकि ठंडक बनी रहती है उससे बालू लाने से, तो उसका अंकुरण भी अच्छा होता है और उनकी स्पेसिंग भी प्रॉपर बनी रहती है। जहाँ तक सीड बेड तैयारी की बात है, तो हम जब सीड बेड की तैयारी करते हैं तो मिट्टी में हम 1:1 यानी कि 1 भाग मिट्टी, 1 भाग खाद, 1 भाग बालू मिला लें, जिससे कि जब हम उस पौध को उखाड़ें तो वो आराम से उसकी रूट जोन डिस्टर्ब ना हो पाए। तो बीजों को बोने के लिए हमने जो एक स्टैंडर्ड रूल बना रखा है, उसमें हम लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें बनाते हैं और इसमें 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन में हम सीड की सोइंग करते हैं और ये बालू में मिला के करते हैं, जिससे कि उसमें प्रॉपर स्पेसिंग हो सके। लगभग हम 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज छोड़ते जाते हैं, जिससे कि हमारे बीज प्रॉपर तरीके से हो सके। जिस तरीके से गहराई की बात होती है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो इसकी गहराई है वो 5 से 7 सेंटीमीटर, जैसे थंब रूल होता है कि जितना बीज का साइज़ है उससे 1.5 गुना हो। तो इस केस में हम लगभग मिनिमम 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई हम बीज में रखें। तो इस तरीके से हम बीज की नर्सरी उगा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बाजरा की वैज्ञानिक तरीके से बुआई पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।